बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहेंगे और अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। लगता है कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे बहुत सारे अफराद या अक्सरियत कहा जाए तो दुरुस्त होगा, अक्सरियत के बाद भूल चुकी है कि इस्लामाबाद के सर्द मौसम में एक अदद लॉन्ग मार्च के हवाले से अपोजिशन ऑलरेडी इस बारे में ऐलान कर चुकी है। मगर क्या अपोजिशन ने जिस महीने दिसंबर का इंतखाब किया है उसमें यह मुमकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या अपोजिशन की इस तहरीक के अंदर शामिल तमाम जमातें और तमाम रहनुमा इस मामले को लेकर एक पेज पर है? अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लॉन्ग मार्च करने का मकसद क्या है? क्या इमरान खान साहब भी कोई कदम उठाएंगे या फिर इसी तरह से मामलात चलते रहेंगे? इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील के साथ बात करूंगी। और बहुत ही करीबी साथी समझे जाते थे अलीम खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की। उनके इस्तीफे की एक वजह वो है जो सबके सामने है। अंदरूनी कहानी क्या है वो हम हारून साहब से जानेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर डोकलाम का मामला हम सब लोगों के सामने है। अगर भूटान और चाइना के दरमियान मामला तय पा रहे हैं, वहां पर कोई काम हो रहा है, तो इसमें इंडिया की परेशानी की असल वजह क्या है, ये भी हारून साहब के तर्जुमे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कोरोना की एक नई किस्म जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, कितनी हौलनाक है, वैक्सीन के हवाले से ये मौसर है या नहीं है, इसके हवाले से वैक्सीन कब तैयार की जाएगी या इसकी असल हैयत के बारे में कब तक अंदाजा हो पाएगा, पाकिस्तान की हिकमत अमली इसके ऊपर क्या है, कुछ अभी ऐलानात हुए उसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, सियासत में अभी ऑडियो वीडियो ही चल रहा था मगर ये भूल चुके हैं कि चंद दिन बाकी रह गए हैं दिसंबर का महीना शुरू होने में। लॉन्ग मार्च होगा, नहीं होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च के पे नून लीग तो तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होगी या नहीं होगी, मौलाना फजलुर रहमान शामिल होंगे या नहीं। इस सवाल का अगर वाज़ेह जवाब मिल जाए तो हम तो इसमें अभी तो अंदाजा ही कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है अंदाजा शायद हमारा दुरुस्त ही होगा, तो फिर हतमी जवाब दिया जा सकता है। बात यह है, जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस्तीफे दें। इस्तीफों के बगैर क्या फायदा लॉन्ग मार्च करने का? इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें तो उससे इतना दबाव आ जाएगा कि नए इलेक्शन के लिए राह हमवार हो जाएगी और ज़मीनी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, टाइम कम है। ये है उनका इस्तेदलाल। और अब वो बुड़बुड़ाते भी हैं। पहले तो उन्होंने कोशिश की तहम्मुल का मुजाहरा करने की, लेकिन अब तहम्मुल उनका खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि ये नून लीग वाले जो हैं इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और खुद फायदा उठा लिया। फायदा क्या उठाया था आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर भी चले गए और तोसी की हमायत भी कर दी और आइंदा भी हमायत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि इन हाउस चेंज होने चाहिए। ठीक, यानी सेनेट से शुरू करें या पंजाब से शुरू करें, कौमी असम्बली तक पहुंचे और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, दबाव जारी रहना चाहिए। ठीक, लेकिन मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूं कि ये अलग अलग डील करेंगे। जब भी वक्त आएगा दबाव आएगा। देखिए, अब मुश्तरका इजलास होने वाला था तो क्या हुआ, सारा मंसूबा इनका धरे का धरा रह गया। ये कोई ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं और एक तो इनको चीट करते हैं। मेरा ख्याल है इनके दानिश्वर, इनके इर्द गिर्द जो लोग फिरते हैं वो चीट करते हैं और पता नहीं किसके इशारे पे वो ये सब कर रहे हैं। एक फिजा बनाते हैं, कुछ दिन में एक फिजा बनती है, बस हुकूमत जा रही है। अब वक्त कितना रह गया है हुकूमत में? अब तो 4-6 महीने गुजर गए हैं, तो इसके बाद इलेक्शन की बात ही नहीं होगी। दुरुस्त। इसलिए कि इसके बाद अब जब 1 साल रह जाएगा तो क्या हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन का क्या मतलब होगा? मौलाना फजलुर रहमान के नुक्ता नजर में मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ है। नून लीग तैयारी कर रही है, बड़ी हैरत अंगेज बात है। फिर उसकी तैयारी के और अजीब बड़े दिलचस्प पहलू क्या, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं, जैसे कल भी आपसे अर्ज किया था कि जनाब हम मफाहमत के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैसेजेस जो जा रहे हैं वो ये हैं कि जी हम उसके लिए तैयार हैं। और उसकी अलामत भी आपको बताई थी जी। 1 साल दिन का तबादला हो चुका है, उन पर तनकीद हो रही है, और एक जो माजूल हो चुके चीफ जस्टिस सारी वो सुपरदोश हो चुके हैं, उन पर तनकीद हो रही है। तो बाकी तो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर तनकीद नहीं हो रही, जो जिन्हें फैसला सादर करने उन पर तो तनकीद नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वो दरवाजा खुला रखा है मफाहमत का। तैयारी भी कर रहे हैं, अपने वर्करों से कह रहे हैं तैयारी करो, और पीपल्स पार्टी तो इसमें शामिल नहीं होगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस तैयार है और चालान तैयार है जरदारी साहब का, और अब वो इस कोशिश में लगे हुए हैं
कि किसी तरह उसे कराची मुंतकिल कराएं। वो समझते हैं कि कराची में वो इन्फ्लुएंस कर लेंगे। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और जीआईटी के लोगों को धमकियां वमकियां भी दी थी और उस परेशानी भी फैली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जी। तो अब फिर इस कोशिश में वो लगे हुए हैं। मेरा ख्याल तो ज्यादा इम्कान तो यही लगता है कि बस ये वक्त इसी तरह गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग मार्च वगैरह आसानी से होता नजर नहीं आता। दिसंबर के महीने में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दिसंबर में लॉन्ग मार्च कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद का दिसंबर जो है आपको पता है पिछले 6-7 साल से बाय द एंड ऑफ दिसंबर टेम्परेचर 0 पे जाता है, फिर 0 से नीचे भी जाता है जी। और मार्गला की पहाड़ियों पे बर्फ गिरती है। तो आएंगे तो ठहरेंगे कितने दिन, उसका बंदोबस्त क्या करेंगे? इससे तो मुझे लगता है ये कि धमकी है। ठीक है, मतलब है। ठीक है, लेकिन हारून साहब चलिए अगर ये फर्ज कर लेते हैं कि लॉन्ग मार्च होगा या शुरू हो गया या कर लिया गया या इस्लामाबाद पहुंच गए, तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? अब वैसे तो सियासत में मफरूजों पे गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन फर्ज कीजिए कि ये लॉन्ग मार्च करते हैं या और किसी तरह से दबाव डालते हैं, फर्ज कीजिए इस्तीफा ही दे देते हैं। कुछ मेरा नहीं ख्याल है इस्तीफा आसानी से दिए जा सकते हैं। अरकान असेंबली को इस पर आमादा करना आसान नहीं होता। इमरान खान साहब की हिकमत अमली ये है, जो काबिल एतमाद जराए बता रहे हैं कि वो निकलेंगे मैदान में, जलसे करेंगे, तो सबसे पहले वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, एक एक शहर में जाएंगे, खासतौर पर बड़े शहरों में जाएंगे, क्योंकि वो अपनी जो नायबीन है या दूसरे दर्जे की क़यादत, दूसरे दर्जे से मुराद ये नहीं है कि वो कमतर क़यादत है, मतलब जो उनके साथी हैं उनकी परफॉर्मेंस से वो मुतमिन नहीं है कि उन्हें ठीक तरह से डिफेंड नहीं कर रहे और कोई ऐसा बयानिया नहीं बना सके वो जो मौसर हो, तो वो खुद जाएंगे लोगों के पास। और पख्तूनख्वा की हद तक तो जाहिर है वो मुतमईन ही है, लेकिन बाकी जगहों पे वो जाएंगे। पंजाब में अब जो जिस तरह की क़यादत उन्होंने पंजाब में मुसल्लत कर रखी है उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी है। ठीक है, ठीक है। चलिए हारून साहब, इन दोनों अतराफ से, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, आपने जैसा से बात की, हर कोई अपने दाव पेच तो खेलेगा, हाथ पांव चलाएगा, मगर आपने कहा कि अपोजिशन जो है इस्टेब्लिशमेंट से अलग अलग डील करेगी, उसमें पीपल्स पार्टी अलग करेगी, नून लीग अलग करेगी और दीगर अलग करेंगे। आपने अलग करते हैं, आपने तो देते हैं इत्तेहाद का, सही करते तो हमेशा अलग अलग है। मौलाना साहब की भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, मैं आपको जी। आपने हारून साहब, आप ही ने ये खबर ब्रेक की थी कि रावलपिंडी से एक शख्स की मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से वहां पर हुई, लंदन में कुछ चीजें थी, कुछ मामलात थे। क्या वो शराइत जो नवाज शरीफ साहब ने रखी थी वो वही हैं या उनमें कुछ नरमी हो गई है? नहीं, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है। ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये कोरोना वायरस की तरह अपनी शक्लें बदलते रहते हैं हिकमत अमली। तो वो उसमें ये तब्दीली तो है कि वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं मफाहमत के लिए, ये मैसेज को दे रहे हैं बार बार। लेकिन एक बड़ा अहम जो मीटिंग हुई है उसमें जो फैसला साज अदारे हैं, रियासती अदारे हैं, उसमें ये कहा गया है, अब मैं इसका मुझ तक जो जुमला पहुंचा वो इतना ही है कि जी जो लोग बेचैनी पैदा करना चाहते हैं और शरपसंद है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि इनके लिए नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार करे एस्टेब्लिशमेंट। यानी ये कोई काबिल फहम बात है कि वो अदालतों पे दबाव डालेंगे इनके हक में फैसले करें। क्यों दबाव डालें इनके हक में फैसले कराने के लिए, और इस आखिरी हद तक चले जाएं और नवाज शरीफ साहब आने के बाद ऐलान करें, जैसे उन्होंने 96 का इलेक्शन जीतने के बाद ऐलान किया था कि मुझे कौम ने इंडिया के साथ मफाहमत का मैंडेट दिया, हालांकि पूरी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया था। अब ये दो मामले ऐसे हैं जिसका कोई इलाज नून लीग के पास नहीं। एक नवाज शरीफ साहब का जो प्रो इंडिया स्टैंड है, आज उनकी तर्जुमान ने कहा, नून लीग के तर्जुमान ने कहा, कश्मीर पे बात की मजबूरन इसलिए कि अब बहुत तनकीद होने लगी है कि ना मरियम मजलूम कश्मीरियों की कोई बात करती हैं, ना उनके वालिद साहब करते हैं, चचा भी बराए वजन बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, वो उसका जिक्र किया मकबूजा कश्मीर का, मगर जोर इस पे दिया कि पहले हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। इसका क्या मतलब है?
यानी कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, जब आप उसकी बात करते हैं तो जोर इस पे होना चाहिए कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को शहीद किया जा रहा है। अपना घर ठीक करना चाहिए और अपनी मैशत ठीक करनी चाहिए और फलां करना चाहिए और फलां करना चाहिए, तो उसके बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा। मतलब ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका मतलब ये है, ये जो उनका प्रो इंडिया तर्ज अमल है। दूसरा ये है, ये जो 25 अरब जिसमें 16 अरब के FIA के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी, मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ खानदान, इसका क्या करेंगे? और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बेल आउट कर भी देगी, फर्ज करिए बात करते, मेरा नहीं ख्याल करेगी और उनके लिए एफर्ट करेगी, तो क्या बाकी कौम उन्हें माफ कर देगी? इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर एक और बड़ा अहम नुकता, बात यह है कि कोई 1.25 साल रह गया हुकूमत के खत्म होने में, जैसे कोई 2 महीने ज्यादा, इसलिए एक मुसीबत मूल ली जाए कि पहले ही बड़ी बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल है, इसके बाद ये भी हुकूमत खत्म हो जाए और इसके लोग भी मैदान में हों और हर तरफ एक अफरा तफरी हो। ये तो हमेशा अमेरिका करता है। जिन मुल्कों का वो दुश्मन है वहां बेयकीनी और अफरा तफरी पैदा करता है, क्राइसिस पैदा करता है, तो ये किसको साजगार है? और ये 5 साल पूरे करें, जैसे नून लीग की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। हाँ, आईनी मुद्दत तो 5 साल की है, वो पूरी होनी चाहिए। उससे पहले पीपल्स पार्टी ने पूरी की, ताकि कुछ तो इस्तेहकाम पैदा हो, कुछ तो ये है कि इंतशार से और बेयकीनी से बचा जा चुके। मुल्क की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि ये इसका बोझ उठा सके। अब जो थोड़ा सा वक्त रह गया है वो पूरा होना चाहिए और बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। बेचैनी उनकी ये भी है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट ले जाएगा इमरान खान। भाई आप क्यों नहीं ले सकते? सबसे बड़ी परेशानी है, कौन सा कारनामा है? आप जाएं उनके पास, मंसूबा पेश करें ओवरसीज पाकिस्तानी को। आजकल ये कोई मुश्किल है? आप यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में कितने जराए हैं, अब हर शख्स तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपके पास इकोनॉमी को बेहतर बनाने का कोई मंसूबा है तो पेश करें। वो चीज पाकिस्तानी के लिए कोई प्लानिंग है, कोई और चीज है, आप लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर सकते हैं, जराइम की सतह कम कर सकते हैं, FBR को ठीक कर सकते हैं, पुलिस को, अदालत को बेहतर बना, अदालती निजाम को बेहतर बना सकते हैं। जाएं ओवरसीज पाकिस्तानी के पास, और अब दबे लफ्जों में कह भी रहे हैं कि उनको नुमाइंदगी दी जाए ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मंसूबा तो उनके सामने पेश होना चाहिए। ठीक है हारून साहब, एक मामले पर शदीद ताज्जुब है तमाम लोगों को जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं या सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं, ख़ासतौर पे हम तमाम लोगों के लिए, साफ़ियों के लिए। शहबाज शरीफ साहब कहाँ चले गए? हारून साहब अचानक से खामोश क्यों है? मरियम साहबा काफ़ी पीछे थी, खामोश थी, अचानक से वो सामने आई हैं और हिट कर रही हैं मामलात को लेकर। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? शहबाज शरीफ साहब यही हैं। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि कभी वो खामोश हो जाते हैं, कभी मरियम खामोश हो जाती है। आपने देखा नहीं पिछले 2-3 बरस में कितनी दफा मरियम ने हफ्तों महीनों की खामोशी इख्तियार किए रखी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब खामोश रहे। आपको याद नहीं है नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमानत की दरखास्त ही वापस ले ली थी, फिर एक वक्त आया, फिर उन्होंने जमानत के लिए कोशिश की, फिर उसके लिए गुफ्तगू हुई, फिर दुरानी साहब निकले, फिर मिले उनसे, फिर शरात तय हुई, फिर उनकी जमानत हो गई। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। शहबाज शरीफ साहब अपने भाई से अलग नहीं है, सिर्फ ये है कि वो ये समझते हैं और भाई बातचीत करके रास्ते। ठीक है, आपने हारून साहब ये भी कहा कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, और अमूमन यही नजर आता है सबसे ज्यादा नून लीग का राब्ता रहता है। शहबाज शरीफ साहब चूंकि मुफाहमत चाहते हैं और वो थोड़ा करीबी ताल्लुक रखते हैं, सभी का रहता है, सभी का रहता है। किस सतह पर इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है नून लीग की, और नून लीग की क्या मदद कर रहा है कोई इस मामले में? देखिए, ये समझा जाता है कि रियासती अदारों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हमदर्द हैं, और मदद कितनी कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। जाहिर है इतनी रसाई तो किसी अखबार में इसकी होती नहीं। लेकिन बातचीत किस सतह पर हो रही है उनसे हारून साहब, कोई पैमाना तय कर सकते हैं? बातचीत सबको पता है किस सतह। ठीक ठीक, चलिए हारून साहब, एक और बड़ा अहम मामला वो ये है कि अलीम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया। वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कोई अंदर की बात बताएं कि क्या वाकई यही बात है या कुछ और मामला है? नहीं, अंदर की कोई देखिए पोशीदा बात तो नहीं है, लेकिन इतना सादा मामला नहीं है।
देखिए ना, मैंने तो आपको बहुत पहले बताया था, और अगर आप चाहें तो इस वक्त के बाद वो निकाल के दिखा दें कि वो छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे। आखिर उन्होंने जो अपना कारोबार को वुसअत दी और चैनल खरीदा और बैंक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और कारोबार भी उनका मुंतकिल हो गया है ज्यादातर लाहौर की बजाय इस्लामाबाद और कराची में जी। उसमें तो ये सब किस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे? उन्होंने 4 महीने पहले भी कहा था उनसे। देखिए हुआ क्या कि वो बहुत उनका एतमाद था कि मैंने बड़ी खिदमत की है खान साहब की, पार्टी की, और पीटीआई में तो वो बाद में शामिल हुए। उससे बहुत पहले से शौकत खानम को करोड़ों रुपए के वो एहतियात देते थे सालाना, यानी इतने बड़े एहतियात वो देते थे कि मेरा ख्याल है कि ऊपर 2-3 आदमी इतने एहतियात देते होंगे जब कोई पार्टी में वो शामिल नहीं थे। फिर खान साहब, ये हैरत अंगेज बात है कि उनका अपना घर वहां था और दोस्त थे पुराने बहुत सारे, मगर वो अलीम खान साहब के पास ठहरते थे, और उन्हें ये एतमाद था कि पहले तो उनका ये ख्याल था मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। खैर चीफ मिनिस्ट्री का तो ये हुआ कि उन्होंने कहा परवेज खटक वाले तजुर्बे की रोशनी में कि किसी बेईमानी आदमी को बनाया जाएगा, यहाँ भी और पख्तूनख्वा में। अच्छा, लेकिन ये अलीम खान साहब को ख्याल था कि भाई मुझे कुछ इख्तियारात मिलेंगे, भाई डिप्टी सीनियर मिनिस्टर तो उन्हें बना दिया, इतनी बात तो मान ली, और 90 शाहराए काज़-ए-आज़म पे वो जाके बैठ गए जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठता है। मगर वो ये भूल गए कि खान साहब उसकी उस्मान बुज़दार के पुष्ट पे सख्ती से खड़े होंगे, इसलिए कि वो वजीर आला नहीं है बल्कि वो अहकामात की तामील करने वाले एक आदमी। पेशावर के अफसरों का एक ग्रुप है, वो हुकूमत चला रहा है बुनियादी तौर पर, अफसर शाही की हद तक तो वही मौसर है। सही। तो वो फिर उस पे जनाब आ जाके उस्मान बुज़दार साहब भी रोए पीटे और लोग भी रोए पीटे, तो फिर जाहिर है उसके बाद तो सब कहानी सब मालूम ही है, तारीख का हिस्सा है। फिर वो गिरफ्तार किए गए और इमरान खान साहब ने उन्हें रिहा नहीं कराया, मैं आपको बता दूं। अच्छा। और उसके बाद वो बददिल हो गए, और मेरा ख्याल है कि वो चूंकि जहांगीर तरीन नहीं बनना चाहते इसलिए वो कन्फेडरेशन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन लाताल्लुक रहेंगे। काबीना के इजलास में तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि वो नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर उनकी बनी गाला में भी मुखालफत है, ठीक है। उन्होंने एक बड़ा अहम फिक्रा कहा था, उनके बहुत करीबी लोग बताते हैं कि जी मैं खिदमत कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ और इशार कर सकता हूँ, मैं नौकर बन के तो नहीं रह सकता। तो लिहाजा वो अब उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहा नहीं है, और बतदरीज और कम होता चला जाएगा, जितना आपको नजर आ रहा है उससे भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब पूछूंगी, उसके बाद ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। अब्बासी साहब की स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प है। अभी तक तो नून लीग का जो बयानिया वो सबके सामने है, मगर अब्बासी साहब ये कहते हैं हम शख्सियात पर तनकीद नहीं करते। किस पे करते हैं तनकीद? शख्सियात ही की पैरवी करते हैं, बल्कि पूजा करते हैं। शख्सियात ही पे तनकीद करते हैं, सिर्फ नून लीग के लोग नहीं, पीटीआई के लोग भी, पीपल्स पार्टी वाले भी। पाकिस्तानी सियासत का एक पैटर्न है, एक शख्सियत होती है, उसका ज्यादा से ज्यादा उसका खानदान होता है और उसकी अंधाधुंध पैरवी की जाती है। जरदारी साहब ने लूट मार के हद कर दी, मगर आप देखेंगे कि शेरी रहमान जो है वो तनकीद सिर्फ कभी उस पर बराए वज़न बैत भी नहीं करेंगे, इशारतन भी नहीं करेंगे। अच्छा, जितनी गलतियां की इमरान खान साहब ने उनकी पार्टी में, कभी कोई आदमी बोला, कभी थोड़ी बहुत, कभी कभी कोई यानी बराए वज़न बैत ही है जो बात करते हैं। यही हाल नून लीग का है। तो शख्सियात ही पे तनकीद करते हैं, बाकी तो इन पार्टियों में कोई फर्क तो नहीं है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, नमक की कान में सब नमक हो चुके। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात और जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से कि आखिर इंडिया की सियासत में इतना तूफान क्यों आ गया है, इंडियन चैनल्स इस कदर चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, इंडिया की परेशानी तो मैं आपसे जानूंगी, मगर एक परेशानी कराची की आवाम को, खासतौर पे जो नस्ला टावर के मकीन थे उनको भी थी, उनके हवाले से भी मुझे आपसे पूछना है। नस्ला टावर के हवाले से आज एमकेएम के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उन्होंने कहा कि एनओसी मिले हुए थे, सब कुछ मौजूद था, उसके बावजूद इसको गिरा दिया गया। तो ये जो इतनी सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें कराची के अंदर, उनके बारे में क्या ख्याल है फिर? भाई इस पे तो हम कई बार गुफ्तगू कर चुके हैं। कराची एक यतीम शहर है, वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी भी है और टैक्स भी ज्यादातर वहीं से वसूल होता है, इंडस्ट्री भी वहीं है, बरामदात की बुनियाद भी कराची है सबसे ज्यादा, लेकिन उसे कोई और नहीं करता। और जो सिंधी वडेरे हैं जिनकी हुकूमत है इस वक्त, वो नफरत करते हैं शहर से। आपको बताया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ये बड़े सगीर की तारीख में अपनी नौइयत का वाहिद वाक़या होगा कि कोई एक लेफ्टिनेंट जो है उसको निकाल ही दिया गया है, या कुछ शहरों को निकाल ही दिया गया है, उन्हें सरकारी मुलाजमत नहीं दी, जाली सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अब ये सारे जो जाहिर है कि सरकारी अदारों से इजाजत लेने के बाद तामीरात की गई है ना, तो बिल्डर जिम्मेदार हैं, वो जानते हैं तो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पार्कों में बना रहे हैं और इसमें नस्ल टावर में सड़क का कुछ हिस्सा शामिल कर लिया। लेकिन बहरहाल सरकारी अदारों की इजाजत से होता है। जब सरकार हुकूमत इजाजत दे दे, खासतौर पर तरमीम के बाद, तो फिर किसी को क्या शुबा है कि खरीदार को तो कोई शुबा नहीं होता कि इसमें कोई गड़बड़ होगी। लिहाजा अब वो ये इस पे बेचैनी फैलना फितरी था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है मगर अधूरा है। भाई उन्हें कंपनसेट कौन करेगा? या तो उन लोग पकड़ा जाए, उनसे पैसे लिए जाए, इसको यकीनी बनाया जाए। ठीक है। और वरना ये है कि सिंध हुकूमत, उसके पास बड़े वसाइल हैं, वो क्या 200-400 आदमियों को कंपनसेट नहीं कर सकती, या बाकी लोगों को इतना बेशुमार पैसा उनके पास है और नाजायज पैसा बनाया भी है हुकूमत चलाने वालों ने, तो उन्हें कंपनसेट किया जाए। ये बेचैनी बढ़ती जाएगी कराची में। ठीक है, और अदालत को इसका नोटिस लेना होगा। ठीक है, लेकिन जब गैर कानूनी इमारतों की बात कर रहे थे एमक्यूएम, फैसल सब्जवारी साहब ने तो ये भी कहा अनुर साहब कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की अपनी पार्किंग नाले के ऊपर बनी हुई है। बस मैं उसके बारे में क्या अर्ज कर सकता हूँ? अगर वो नाले के ऊपर बनी हुई है तो उसे खत्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ बात कर रहे थे हारून साहब, हमसाया मुल्क की। हारून साहब, ये हमसाया मुल्क इंडिया को क्या हो गया? सियासत भी अजीब हो गई, परेशानियां वहां पर अलग है, चैनल्स बड़ा चीखो चिल्ला रहे हैं, चीखो पुकार हो रही है, हुआ क्या है वहां पर? वही हुआ है जो कुछ कोई होता है उसे काटना होता है। वो 1000 साल के बाद ब्राह्मण को हुकूमत मिली थी, दिमाग चल गया। मैं तो हमेशा अर्ज करता था कि ये इक़्तिदार हजम करना, इतनी ताकत हजम करना इनके बस की बात नहीं है। आप देखते नहीं किस कदर गैर जिम्मेदाराना लहजे में मोदी साहब बात करते हैं। अजीत देवल करता है कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान के 4 हिस्से कर देंगे। अच्छा, वो अमित शाह करता है। आज तो सुना किसी ने कह दिया कि जी ये तक़सीम खत्म नहीं कर देंगे। आरएसएस के सरबराह हैं वो हारून साहब, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। मैं उस पर बाद में बात करता हूँ जी। वो ये पागलों की भी सतहें होती हैं और किस्में होती हैं। सबसे बड़े पागल है आरएसएस वाले, यही इस मुल्क को बर्बाद करें। अच्छा खैर, अब जो आपने सवाल पूछा ना उस पर कि भाई वो जो है रोना पीटना अब किस चीज का है? रोना पीटना इसलिए है कि डोकलाम के इलाके में ये मुतनाज़ा इलाका है, इसमें 4 गांव कहते हैं कि तामीर कर दिए गए हैं, मगर मैंने जब वो तफसील उसकी पढ़ी तो मैं हैरत ज़दा रह गया। ये गांव तो नहीं है, 25,000 एकड़। ये जो ओल्ड सिटी है हमारा लाहौर का, ये इससे कम रकबे पर वाक़ है। अच्छा, ये तो 4 कस्बे हो गए ना, छोटे छोटे गांव तो ना हुए ना। अच्छा, अब वो 2000 ये किस्सा कैसे शुरू होता है मैं पूरी तरह आपसे कहता हूँ। तनाज़ा तो हमेशा रहा है भारत के साथ, चीन का सरहदी तनाज़ा तो रहा है, इसलिए कि अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज ताकतवर थे उस वक्त। जहां चाह उन्होंने जिस तरह को जहां चाह फैला दिया और अपने पीछे बहुत से मसाइल वो छोड़ गए हैं। 2017 में इस इलाके में चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की, जिसे इंडियंस ने रोक दिया। ठीक। और मोदी साहब ने, जैसे उनका मिजाज है और उनकी पार्टी का मिजाज है, इस पे जश्न मनाया कि हमने रोक दिया और इसको अपनी इंतखाबी कैंपेन में इस्तेमाल किया, इंतखाबी मुहिम में से फायदा उठाया। अब चीनी भूलते नहीं है
चीनियों की यादाश्त बड़ी अच्छी है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते। उन्होंने कहा ठीक है, आपके साथ हिसाब कर लेंगे। उन्होंने जनाब भूटान के साथ अपने तनाजात तय किए और इतनी खामोशी और सलीकामंदी के साथ तय किए कि भारतीयों को कानो कान खबर ही नहीं हुई, तो वो इस पोजीशन में रह नहीं गए थे जब उन्हें पता चला कुछ कर सके। 477 किलोमीटर का बॉर्डर है भूटान के साथ चीन का। उन्होंने उसको सेटल कर लिया, अक्टूबर में उनका मुआहदा हो गया। अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे हो चुका है। अब उसमें इंडिया तो कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने ये न सिर्फ ये कि यहाँ पे अपने ये 4 गांव कस्बे बसाए, और इसकी अहमियत भी मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। वहां उन्होंने अपना और बहुत सी चीजें की हैं, अपने कुछ दस्ते हैं उनके वहां पे, और कुछ अपना मोर्चे हैं और वगैरह वगैरह। और वो उसकी सिग्निफिकेंसी से जाहिर होती है। पोलिट ब्यूरो सबसे अहम अदारा होता है, कैबिनेट नहीं होती। पोलिट ब्यूरो 25 अरकान पे, ठीक। तो उसके अरकान गए हैं इन देहात का दौरा करने के लिए या इनका दौरा करने के लिए। अब उसकी तस्वीरें इंडिया में भी मिजाज वही है मीडिया का कम बेश जो पाकिस्तान में, सवाए एक चीज के, ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं। तो लेकिन ये पहली बार हुआ है कि वो उसके मनाजिर दिखाएगा आज के, तो वो भेड़ चाल है, फिर जैसे होता है फिर सभी ने दिखाए। और अब मोदी साहब पे तनकीद हो रही है, रोना पीटना है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा, जो हुआ है वो तो इतना संगीन नहीं है, जो हो सकता है वो कहीं ज्यादा संगीन। क्या हो सकता है? इसलिए कि ये जो चिकन नेक का एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहते जी, वो यहाँ आगे बैठ गए ना उसके पास, तो 7 कहते हैं वो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा वो इलाका है, लंबाई में कुछ ज्यादा है, 60 किलोमीटर करीब होगा। तो उसे अगर वो काट देते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो ये तो इंडिया तो कहीं का ना रहा, ऐसी तबाही फैलेगी, मुल्क की इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, बेचैनी पैदा होगी, मईशत तबाह हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो रो रहे हैं। उनकी ये जो इलाका है ना, इसकी सरहदें मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, आसाम से, ठीक। तो इसकी वजह से है जनाब ये रोना पीटना। कुछ और तफसील पूछना चाहें तो पूछ लें उसके। बिल्कुल हारून साहब, ये तो पूछना ही है मैंने, लेकिन अब इंडिया का क्या स्टांस होगा हारून साहब? चीखो पुकार तो है, रोना धोना तो है, मगर मोदी फेस सेविंग के लिए भी तो कुछ करेगा। अब वो सुपर डैम वाला मामला भी है चाइना का, वो भी, उसमें भी प्रेशराइज किया हुआ है। इंडिया का स्टांस वही होगा जो एक लतीफा, बड़ा मशहूर लतीफा है। एक ठिकना सा आदमी बैठा था, तो पीछे से टनुमा में किसी ने उसके सर पे चपत मारी और उसने कहा कि भाई तुम मेरे वो हायल हो रहे हो देखने में स्क्रीन को। तो उसने पीछे पलट कर देखा, मैं इसे झगड़ा करूं, देखा तो वो एक लंबा तड़ंगा ताकतवर आदमी है। उसने उससे पूछा कि आप मजाक किया है मुझे या सीरियसली मुझे मारा? उसने कहा मैंने सीरियसली तुम्हें मारा है। उसने फिर ठीक है अगर सीरियसली मारा, क्योंकि मैं ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो चीन क्या कर सकता है? उसने जो बाइडेन ने तो नाम तक नहीं लिया, जो चीनी सदर से गुफ्तगू की तो भारत का जिक्र ही नहीं किया। तो चीन क्या कर सकता, इंडिया क्या भारत क्या कर सकता है? तो हारून साहब, ये सुपर डैम वाला जो किस्सा है, इसकी वजह से इंडिया क्यों परेशान है, मोदी क्यों परेशान है इसकी वजह से, सुपर डैम की? जाहिर है परेशानी चाहिए। देखिए ना, ये डैम नहीं है, ये सुपर डैम। इसकी 3 खुसूसियात है। नंबर ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, 5000 फुट बुलंदी पे, दुनिया में कहीं मेरी मालूमात के मुताबिक कोई डैम नहीं। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। तीसरी बात यह कि सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला डैम होगा। तो बिजली जो वहां पैदा कर रहे हैं तो उसको कोई मकसद है ना, तिब्बत में है ना जी, इसकी अहमियत को मलूज रखें, भारतीय सरहद पे। अच्छा, पानी तो रुकेगा ही, ये हमारा पानी रोक रहे थे ना, मोदी साहब कह रहे थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और सिखों का पानी रोक के तो दूसरी रास्ते में दूर दराज इलाके में ले जा रहे थे जी। तो ये जो दरिया है, ये बड़ा तवील दरिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई दरिया
इसे वहां तो यारलोंग दरिया कहा जाता है चीन में, तिब्बत के एरिया में, और इंडिया में और बांग्लादेश में, बांग्लादेश तक जाता है, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। 1 अरब 80 करोड़ आबादी जो है इससे मुतल्लक है ना। हम दरिया सिंध को शेर दरिया कहते हैं, तो दरिया सिंध का ताल्लुक तो 22 करोड़ आबादी से है, और ये 1 अरब 80 करोड़ की आबादी, इससे भी ज्यादा आबादी से इसका ताल्लुक बनता है। तो और ये अरुणाचल प्रदेश की सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पे है। तो जाहिर है अब करें तो करें क्या, अब यही कहेंगे कि भाई हम इस तरह का मजाक तो पसंद नहीं कर सकते। चलिए, इसलिए आपने मारा है। ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करूंगी। इसे ब्रेक से वापस आके RSS के सरबराह की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हारून साहब का मुख्तसर सा तज्जिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ कोरोना की जो एक नई किस्म आई है उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने पाबंदियाँ तो आयद की हैं, पाकिस्तान इस मामले में क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना के हवाले से हारून साहब से मैं बात करूंगी, मगर हारून साहब RSS के हवाले से जो मैंने बात की थी, RSS के सरबराह क्या ख्वाहिश रखते हैं कि तारीख के अंदर तरमीम कर दी जाए, हिस्ट्री के अंदर ही तरमीम कर दी जाए? तारीख को कौन बदल सकता है? कोई तारीख से लड़ सकता है? ये नहायत बचगाना उन्होंने किया है, वहां अपने लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं और इसका इदराक नहीं है कि कीमत क्या हो सकती है। इसी तरह हिटलर ने किया, यही हिटलर ने किया था, यही मुसोलिनी ने किया था, यह कराची में एक अहमक ने किया था, वो उसकी सजा भुगत चुका है, भुगत रहा है और पता नहीं कब तक भुगतता रहेगा। ये है तो उन्होंने कहा तकसीम को मनसूख किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तकसीम में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश भी है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को देखें तो उन्हें किसी तरह की बर्तरी अब पाकिस्तान पे हासिल नहीं है। ऐसा उनका एटमी प्रोग्राम है, हमारा भी है, शायद उससे कुछ बेहतर है। उनका मिसाइल प्रोग्राम है, हमारा भी है, और शायद उससे कुछ अच्छा। फिर ये है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वार हार्डन्ड आर्मी है पाकिस्तान की। दुरुस्त। उन तो कोई जंग नहीं लड़ी है, हमने तो बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक फौजी जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है, शायद 1% 2% रह गए हों, क्योंकि हर 6 महीने के बाद वजीरिस्तान में, दूसरे कबाइली इलाकों में जहां ऑपरेशन किए जाते थे। अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल चुकी है, ईरान की भी एक हद तक बदल चुकी है। ईरानी सरजमीन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा बेहतर है। जब उन्हें 6 दिन लगते हैं आर्मी मूव करने के लिए, आपको याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में 10 माह फौज बैठी रही, 1000 के करीब दोनों अफवाज में हम बात हुई, बीमारियों से हुई। इंडियन आर्मी में तो खुदकुशी के वाकयात भी हुए। अब वो हर चंद साल के बाद एक नया नजरिया वो तख्लीक करते हैं। पहले वो ये था कि जी पाकिस्तान को काट देंगे बीच में से, रहीम यार खान से या राजस्थान की सरहद से, उसको फिर उन्होंने तर्क कर दिया। फिर ये कोल्ड डॉक्ट्रिन है, यानी किसी छोटे से इलाके पे अचानक हमला करके कब्जा कर लेंगे। अच्छा, कैसे कब्जा कर लेंगे? कहाँ पे करेंगे हमला? यानी वो जब फौज चलती है तो 6 दिन लगते हैं उसको, और यहाँ इत्तला होती है फौज चल पड़ी है। पाकिस्तान को तो 1 दिन लगता है। ये गुजरांवाला छावनी है और ये मीरपुर के साथ जो छावनी है, यहाँ से 1 दिन भी नहीं लगता पूरा आर्मी मूव करने में। तो वो सरप्राइज का एलिमेंट तो दे ही नहीं सकते। और कितनी आर्मी डिप्लॉय कर सकते हैं? ये देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिनका कुदरत पहले से तयन कर चुकी होती है। आजाद कश्मीर के में जब जनरल मुशर्रफ के जमाने में मुझे याद है कि 25,000 आर्मी डिप्लॉय की, पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय की गई, तो एक सीनियर रिटायर्ड फौजी को बुलाया गया जिनके बारे में समझा जाता था कि वो बड़े गैर मामूली बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो उन्होंने, वो बूढ़े हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, मैं डांट डपट की। उन्होंने जनरलों को कहा ये पहाड़ खुदा ने किस लिए बनाए हैं, यहाँ 5-7 हजार से ज्यादा आर्मी डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो वो रवायती जंग में भी नहीं कर सकते।
तो ये जो कहते हैं ना बड़क, लाहौर वाले जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, ये बड़के हैं। अच्छा, कुछ भी वो नहीं कर सकते। तकसीम जो है वो अटल और अजली है। जो कायद-ए-आज़म कहते थे, पाकिस्तान नो पार कैन अंडू पाकिस्तान, पाकिस्तान कभी खत्म नहीं हो सकता। वो वक्त गुजर गया जब वो पाकिस्तान पे हमलावर हो सकते थे। अब ये अपने लोगों को लुभाने की बातें हैं और एक बुखार है जो वो पैदा करते जा रहे हैं और खुद ही इस आग की नजर। ठीक है, आखिरी मेरे पास 4 मिनट है हारून साहब। ऑयल प्राइस के ऊपर जल्दी से बात करनी होगी, फिर मैं कोरोना की तरफ जाऊंगी। ऑयल प्राइस के ऊपर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि खाम तेल की कीमतें दुनिया में आलमी मंडी में कम हुई हैं, मगर पाकिस्तान में उसका रिलीफ 2 महीने के बाद मिलेगा। तो वो तेल है, कोई खत तो नहीं है जो हवाई जहाज में आ जाएगा, इतना ही वक्त लगता है। और अगर देखिए वो कोरोना पे भी बात करते हैं, अगर कोरोना वो फैल गया, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो ये तो प्राइसेस और गिरेंगी। 12% तो अमेरिका में गिर गई हैं, बाकी दुनिया में भी गिरी हैं। ऐसे ही है। तो ये प्राइसेस गिरेंगी, उसका फायदा तो आपको पहुंचेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, सोचना पड़ता है कि भाई ये कल फिर ना बढ़ जाए, क्या सूरत हाल होगी, तो उसमें आने में वक्त लगता है। तो ठीक उन्होंने कहा है, वक्त तो लगता है। ठीक है, अभी कितना फौरी इकदाम पाकिस्तान ने उठा दिया हारून साहब 6 अफ्रीकी ममालिक पे पाबंदी लगा के कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन जिसे कहा जा रहा है? देखिए, कल बात इस पे अधूरी रह गई थी, आज भी शायद अधूरी रह जाए। ये बड़ा संगीन खतरा है। जनूबी अफ्रीका पे बरतानिया ने पाबंदियां लगा दी थी और 6 अफ्रीकी ममालिक पे, आज पाकिस्तान ने भी लगा दी जी। और पाकिस्तान मुमकिन है कुछ और मुल्कों पे भी पाबंदियां लगा दे। और जो पाकिस्तानी वहां से आएंगे उनको भी इवन वहां पे रैपिड टेस्ट होगा, यानी फौरी टेस्ट होगा। हमारी प्राइवेट लेबोरेटरीज ने भी कोई अदारे कायम किए हैं, हुकूमत ने भी कायम किए हैं एयरपोर्ट पे, और प्राइवेट अदारों ने बड़ा ताबन किया है। ये बड़ी अहम बात है कि मैंने मालूम किया, उन्होंने कहा कोई मुनाफा इसमें नहीं होता और बल्कि नुकसान का अंदेशा होता है। लेकिन ये है कि हुकूमत ने हमसे कहा, तो हमने जो मुल्क की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है उन्होंने वहां अपने कायम किए हैं क्लिनिक। तो ये अपना अफ्रीका के 6 ममालिक हैं, वो फहरिस्त आपको मालूम ही है, वो उसका सोशल मीडिया पे भी चर्चा होता रहा है। जनूबी अफ्रीका में 3000 केसेस हो चुके हैं और कतई इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं अभी। ठीक। और आपको पता है 50 लाख आदमी मर चुके हैं कोरोना से ऑलरेडी, और 16 करोड़ जो मरीज इसके मौजूद हैं। तो एक बड़ा खतरा डगमगा रहा है, मंडला रहा है दुनिया पे। तो ये तो ऐसी सूरत हाल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कल को इसकी कोई और किस्म नमूदार हो। ठीक है, इसके लिए तो हारून साहब एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग भी काफी ज्यादा सख्त करनी पड़ेगी। पहले भी जो कोरोना फैला पाकिस्तान में, उसके अंदर कुछ ऐसी एलिमेंट्स से कुछ गलतियां थी जो सरजद हुई, मगर अब स्क्रीनिंग को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? दो बड़ी गलतियां सरजद हुई थी। एक तो ईरान से जो लोग आए, ईरानियों ने इसको छुपाया, जो बहुत बड़ी गलती की। ईरान से जो लोग आए यहाँ, यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि इन्हें मुत्तला कर चुकी थी, और पहला केस जो फरवरी में डिस्कवर किया जा चुका था लाहौर में चुगताई लेबोरेटरी। तो उस वक्त एक तो ईरान से लोग आए, एक जो मुल्तान में लोग रखे गए, कोई निगरानी नहीं की गई वहां पे, और लोग वो एक दूसरे से घुलते मिलते रहे और उससे बहुत मर्ज फैल गया। तो अब तो ये है कि एयरपोर्ट्स पे और हर जगह पे जहां से आमदरफ्त है अफगानिस्तान से, तो वो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। देखिए, जनूबी अफ्रीका में मसला ये है कि वहाँ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान से भी ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पे। चलिए, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर हारून साहब तफसील से बात करेंगे। मेरे पास वक्त अब बिल्कुल प्रोग्राम के लिए खत्म हो गया, कोशिश करेंगे कल इसके ऊपर मजीद एक मरतबा फिर से बात हो सके। बहुत शुक्रिया हारून साहब, मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।